भारत के सबसे यशस्वी, कीर्तिमान, धाकड़, प्रखर वक्ता और कविराज की उपाधि से नवाजे गए डॉक्टर कुमार विश्वास मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और ये अपने खेत में मौजूद हैं इस वक्त, फार्म हाउस में। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद डॉक्टर कुमार विश्वास जी। उम्मीद है कि मैंने आपका ज़्यादा वक्त नहीं लिया होगा। पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिस वक्त लोग सड़कों पर मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, अस्पताल में भर्ती होने का संघर्ष था, दवाएं और इंजेक्शन नहीं मिल रही थी, उस वक्त आप आगे आए और आपने असंख्य लोगों की सहायता की और वो सहायता आज भी आपने जारी कर रखी है। तो मैं 24 करोड़ लोगों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश। डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपने बात सुनी होगी जी, ये कवि की पीड़ा है जी, और ये पीड़ा बहुत ही अफसोस वाली है। वो बेबसी भी है, वो लाचारगी भी है, लोगों की मदद भी करना चाहते हैं, नहीं भी कर पा रहे हैं, और किन तकलीफ़ों के बीच लोग गुजरे, कैसे भयावह अनुभव हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रजेश जी। आप देखिए, दोनों सरस्वती के पुत्र हैं, वो तो कवि हैं, प्रकट कर लेते हैं। आप पत्रकार हैं, आपका काम ही है प्रकट करना। हम चिकित्सकों से पूछिए कि जब प्रोफेशन ज्वाइन किया था तो शपथ ली थी कि रोगी की आखिरी क्षण तक सेवा करेंगे, उसको मौत के मुंह से निकालेंगे और उसको पूरा प्रयास करेंगे जीवित रखने का। लेकिन आपने उस दिन देखा होगा डॉक्टर सैनी को, जो हमारे आईएमए के एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं। He was crying. क्या पीड़ा थी उनकी, क्या बेबसी थी। पहली बार शायद चिकित्सा के प्रोफेशन के लोगों ने भी बेबसी को महसूस किया है। उनको छटपटाहट हुई है कि डॉक्टर हम हैं, स्किल हमारी यहाँ है, आला हमारा यहाँ है, लेकिन सामने मरीज लेटा है, अब हम क्या करें। ये पीड़ा वाकई में बहुत दर्दनाक पीड़ा होती है कि जब आप असहज होते हैं, जब असहाय होते हैं, आप कुछ करने की स्थिति में नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न है। डॉक्टर कुमार विश्वास बहुत बड़े कवि हैं जी, और देखिए उन्होंने जैसे नाम में विश्वास लगा है, वैसे ही पूरे देश में विश्वसनीयता के साथ विश्वास अर्जित किया है और उस विश्वास को आज कायम कर दिया है उन्होंने अपने को मानवता से जोड़कर, मानवता की सेवा की जोड़कर। डॉक्टर साहब, अगर कुमार विश्वास जी तक आप पहुंचा दें मेरी बात, तो मैं ये कहूंगा जी कि जो आपका दवा का खर्चा शायद 500-600 रुपए आ रहा होगा, और अभी बात की उन्होंने कि बिना जांच के वो काम कर रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर से ही काम कर रहे हैं। वो आपकी ही बताए हुए पर्चे। तो जो हमारा फॉर्मूला है उसको लागू करें, वो 50-60 रुपए की दवा रह जाएगी, उनका थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा। अभी 350 सेंटर चला रहे हैं, हो सकता है कि वो 3500 मैं निश्चित इस डिबेट के फौरन बाद आपकी बात उन तक जरूर पहुंचाऊंगा। जो मेरा पर्चा है वो मैंने और मैं भेजता हूं उनके पास, भेजिए। एक बहुत पैनिक है और तीसरी वेव को लेकर लोग काफी डरे हुए हैं जी। विशेष तौर पर पेरेंट्स डरे हुए हैं क्योंकि बच्चों की बात आ रही है इस थर्ड वेव में, तो डिप्रेस हैं तमाम लोग। आप ऐसे लोगों के लिए क्या जानकारी देना चाहते हैं और उन्हें क्या बताना चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, हम बिल्कुल तीसरी वेव को लेकर बिल्कुल नहीं डरे हुए हैं, और जो डरे हुए हैं मुझे 1 मिनट सुन लें, ये डर मैं निकाल देता हूं 1 मिनट के अंदर। पहली वेव जब आई तब हमें ज्ञान नहीं था कोरोना का, क्योंकि कोरोना हमारे मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया। जब हमने शिक्षा ग्रहण की, चिकित्सा की, हमने सब सीखा। 15 महीने में काफ़ी कुछ सीख लिया है, काफ़ी कुछ कोरोना को समझ लिया है। कोरोना हमें समझने की कोशिश कर रहा है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे व्यू रचना रची जाती है कि कोई चक्र व्यू बनाता है, कोई फलाना व्यू बनाता है, वो बना रहा है, हम उसके खिलाफ बना रहे हैं। ये लड़ाई जारी है। और दूसरी बात, दूसरी वेव जब आई तो अनपेक्षित आई, बहुत ज़्यादा प्रभाव में आई। शायद कुछ लोगों को उम्मीद थी, एक्सपर्ट ने चेताया भी था, अभी डॉक्टर कुमार विश्वास जैसा बता रहे थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतने तूफान के रूप में आएगी। वो आएगी। फिर भी नुकसान जान माल का बहुत हुआ। मैं आपको बता दूं कि जितनी मृत्यु कोविड-1 में यानी 2020 में, अर्थात कोविड की पहली वेव में 14 महीने में हुई, उतनी मृत्यु कोविड-2 में सिर्फ 3 महीने में हो गई। माय गॉड, 14 महीने वर्सेस 3 मंथ्स। आप सोच सकते हैं कि मॉर्टेलिटी कितनी ज़्यादा हुई है। और ये तो वो मॉर्टेलिटी है जो कुमार विश्वास ने कहा कि जो अनरिकॉर्डेड है वो तो अलग है, ये रिकॉर्डेड वाली मैं बता रहा हूँ। आज मैंने डेटा कंपैरिजन किया, मुझे एक लेक्चर देना था डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव।
मुझे मालूम नहीं था कि शाम को थर्ड वेव की भी चर्चा हो जाएगी। जी। मैं सेकेंड वेव की मैंने एनालिसिस की, दोनों की बहुत बढ़िया टेबल चार्ट डेवलप की है, किसी दिन अलग डिस्कस करेंगे। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है और बहुत मेरे ख्याल से लोगों को पसंद आया होगा आज जो मैंने बोला है। और मैं आपको बताऊं कि तीसरी वेव में जनता भी जागृत हो चुकी है, आपने इतना जागृत कर दिया है और लोग, मैं आपको खासतौर पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें लाया हूं, मैं अभी बताता हूं। जी प्लीज। बच्चे बिल्कुल मस्त हो जाएं। अरे थोड़ा बहुत मम्मी को परेशान कर लेना, लेकिन खुद परेशान मत होना, एकदम मस्त हो जाओ। अभी बताता हूं क्या करना है बच्चों को। तो थर्ड वेव अभी तो देखिए 3 महीना, कम से कम मिनिमम 3 मंथ्स बाकी हैं। हमारा टीकाकरण भी थोड़ा बढ़ेगा ऐसा हमको लग रहा है, और जो हमारी तैयारी है वो भी बढ़ी है। अब तो ऑक्सीजन भी काफ़ी कुछ दिखने लगी है, तो सरकार भी जागरूक। और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने आज जो एक अपने कामों का लेखा जोखा दिया है, और अच्छा है, मैं तो भारत समाचार और आपको दोनों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा हर डिबेट में ऐसे लोगों का 5, 10 मिनट, 15 मिनट आप दीजिए, जिससे कि समाज के और लोग भी जागृत हों और सामने आएँ और थर्ड वेव के लिए तैयारी अभी से रखें, अभी से पैकेट बना लें, क्या दिक्कत है। तो थर्ड वेव से डरने की जरूरत नहीं है। हमारी आज की जो स्थिति है 3 महीने बाद हर दृष्टि से सुधरेगी, बशर्ते हम मास्क लगाते रहें, हम हाथ धोते रहें और हम 2 गज की दूरी बनाते रहें। नंबर 1 बात, जिसको कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये बनाते रहें। और नंबर दूसरी बात, टीकाकरण का जहां मौका मिले टीका हम लगवाते रहें। तो एक तरफ हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, हम अपना प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से बनाए रखेंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हम मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, और 3 महीने का समय बहुत होता है। फिजिकल इम्यूनिटी वाली चीज़ें जो एक बार मैंने बताई थी वो भी अगर कर लेंगे तो फिजिकल इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी और लोकल लंग इम्यूनिटी, ये चारों इम्यूनिटी अगर हमने 3 महीने में मजबूत कर ली, जिसको मैं फिर किसी दिन बता दूंगा आवश्यकता पड़ने पर कि चारों इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाती हैं, तो थर्ड वेव का मुकाबला हम करने। और एक मैं अभी से गारंटी देता हूं कि थर्ड वेव इतनी भयानक नहीं होगी जितनी सेकेंड वेव गुजरी है। एक बात। अब आता हूं मैं बच्चों पे। मैं 15 दिन से सुन रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आती है कि क्या कोविड की जो ABCD होती है, क्या वो लोग पढ़ते नहीं हैं क्या? मैं आपको बताऊं कोरोना कैसे फैलता है, कैसा अपना फैलाव करता है शरीर में। तो एक ACE2 रिसेप्टर होता है। ये ACE2 रिसेप्टर जो हमारी कोशिकाओं में बाहरी सरफेस पे होता है, उससे जाके चिपक के कोरोना अंदर एंट्री लेता है। कि दोस्त, उसी तरह जैसे पुराने युद्धों में जो किला हुआ करता था, किले में से कोई एक घुसपैठी जो भेदिया मिल जाता था, वो भेदिया जो है वो दरवाजा खोल देता था पीछे का और कहता था भैया घुस जाओ, किले में घुस जाओ और आक्रमण कर दो। पुरानी रणनीति यही हुआ करती थी। यही रणनीति कोरोना ने अपनाई हुई है। वो सेल के सरफेस से ACE2 रिसेप्टर से मिलके और अंदर प्रवेश करता है। भाई साहब, दुनिया के एक्सपर्ट लोगों, जो रोज मीडिया में 15 दिन से चल रहा हूं, मेरे कान पक गए हैं। बच्चों में ACE2 रिसेप्टर या तो होते ही नहीं है या बहुत कम होते हैं। वाह भाई, उनको डेवलप होने में 18 साल लगते हैं। कहां से भाई, जब ACE2 रिसेप्टर बच्चों में नहीं है। और इसीलिए आप देख लीजिए, जब बच्चे कोविड पहली वेव में नहीं इतने ज्यादा प्रभावित हुए, कोविड 2 में, तो तीसरी वेव में क्या कोरोना कोई ACE2 रिसेप्टर की जगह दूसरे रिसेप्टर से घुसने लगेगा? भैया ऐसा तो चमत्कार हो जाएगा। नहीं, पर डॉक्टर गुलेरिया और VK पॉल ये सब बता रहे थे कि जो नया वेरिएंट है वो बच्चों को प्रभावित कर सकता है। नहीं देखिए इस समय मालूम आपको शरीर, मैं उन दोनों की मेरिट पे नहीं जाना चाहता, कोई सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सबकी अपनी अपनी ज्ञान है। मैं तो जो छोटा ज्ञान है मेरे पास, मैं बखान कर रहा हूं और मैं तर्क के साथ बात कर रहा हूं। तर्क ये है, देखो डॉक्टर साहब, आपको हिंदी में बता दूं कि आप सबसे बड़े डॉक्टर हो कोरोना के उत्तर प्रदेश के। आपको लोग सुनते हैं, आपकी बात फॉलो करते हैं, तो आप बताइए। तो बच्चों सुनिए और आज ही जो है वो पास्ता बना के मम्मी से खाइए। आज की इम्यूनिटी का हमने फ्री किया आपको। ठीक है, पास्ता खाया जाए। पास्ता खाया जाए। ओके, बीरेन जी आ गए हैं। बीरेन जी, आपने अपनी वाइफ मैडम को फोन कर दिया, बच्चों के लिए पास्ता बनना। आज पक्का बीरेन जी आज पास्ता बनेगा बच्चों का। ऑलराइट भाई। बीरेन जी, अभी आपने डॉक्टर कुमार विश्वास की बात सुनी, आपके भी बहुत अच्छे मित्र हैं, और डॉक्टर सूर्यकांत जी की बात सुनी। इन्होंने तीसरे वेव को लेकर जो पैनिक और डिप्रेशन था, इसको काफ़ी हद तक पास्ते से कम किया है और बताया है कि उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा जितना कि सेकेंड वेव रही है। ये मंच बहुत बड़ा है और कुमार विश्वास जैसे लोग और हमारे डॉक्टर त्रिपाठी जी बैठे हैं, इनको तो आज उत्तर प्रदेश में लोग इसलिए सुनते हैं कि भैया सरकार से ना मदद मिले तो इनकी दवा से जो सस्ती है। डॉक्टर सूर्यकांत उत्तर प्रदेश में आज सबसे सस्ते डॉक्टर जो दवा उपलब्ध कराने वाले कहे जा सकते हैं और अचूक नुस्खे हैं इनके। डॉक्टर साहब तो गरीबों के, गाँव के, इंसानियत के असली डॉक्टर हैं। भाई 2 रुपए की गोली में जो इलाज कर देगा तो बड़े बड़े नर्सिंग होम जो लाखों लाख बिल वसूलेंगे कैसे?
और इस कोरोना काल की एक बहुत बड़ी खोज भी है डॉक्टर सूर्यकांत। ये सही इसको बात आने वाली पीढ़ियां और आने वाला वक्त याद रखेगा कि इस प्रदेश में एक ऐसा डॉक्टर था जो लोगों के घर घर पहुंचकर इलाज तो नहीं कर पाया, लेकिन उनके घर में संचार माध्यमों के द्वारा, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा उसके बताए गए नुस्खे, उनके बताए गए प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं वो इतनी अचूक थी कि लाखों करोड़ों जान बची। डॉक्टर साहब, ये ब्लैक फंगस को लेकर स्थितियां फिर बहुत खराब हो रही हैं जी। और जो इंजेक्शन है वो मिल नहीं रहा है जी। तो आप कुछ क्यों नहीं खोज करते कि कुछ लोगों को बेहतर इलाज सस्ता सुलभ मिले ताकि जीवन तो बचे, क्योंकि इंजेक्शन तो मिल नहीं रहा है। देखिए, ऐसा है कि इंजेक्शन पॉपुलर ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी दवा नहीं है। पोसाकोनाजोल दूसरी दवा है। फिर से नाम लीजिए प्लीज। पोसाकोनाजोल, POSACONAZOLE। ओके। ये पोसाकोनाजोल दवा है, ये एक बेहतर विकल्प है। इंजेक्शन बहुत लंबे समय तक लगता है और सबसे पहले मैं बताऊं कि पहला विकल्प एक्चुअली सर्जरी का होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या करता है फंगस उसी तरह अटैक करता है जैसे दीमक हमारे फर्नीचर पे करती है। मैं ऐसे उदाहरण देके समझाता हूं सबको समझ में आ जाए। जब दीमक देखिए फंगस पे अटैक करता है तो आप कारपेंटर को बुलाते हैं, बढ़ई को बुलवाते हैं और कहते हैं भैया हमारा दीमक खा गई फर्नीचर। तो कारपेंटर क्या करता है, वो जितना कुतर गई है उसको सब निकाल के, काट कूट के निकाल के अलग कर देता है और एक फ्रेश पीस वहां लगाता है और उसको जोड़ देता है, आपकी तैयार हो गया फर्नीचर दोबारा। तो इसी तरह अगर आप केवल दवा देंगे तो 1 महीने 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ता दवा पहले फंगस को मारने का काम करेगी और जब वो धीरे धीरे मर भी रही होगी तब भी वो काट रही होगी, नुकसान कर रही होगी। तो सबसे पहले एक्चुअली क्या है कि ये छोटी जगह पे एक पॉपुलैरिटी हो गई, एम्फोटेरेसिन बी लगा दो, एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन लगा दो, और वो 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते इंजेक्शन लगा के हमारे मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं हालत बिगड़ जा रही है। तो कृपया ऐसा मत करें। जहां पर ऐसा सेंटर है जहां पर ईएनटी सर्जन, खासतौर पर ईएनटी सर्जन सर्जरी करता है या आई सर्जन करता है या न्यूरो सर्जन करता है, ये 3 सर्जन की जरूरत पड़ती है। आपका कहना है कि बजाय इस तरह के लंबे मेडिकेशन प्रोसेस में जाने के सर्जरी सबसे पहले सर्जरी करनी चाहिए। देखिए, मैं तो ऐसे सोचता हूं कि रोगी को सबसे पहले फायदा कैसे मिले। भाई रोगी का इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आप कितने बड़े डॉक्टर हैं, कितनी डिग्री हैं, कितनी आप एकेडमिक्स आती है, कितना आपको एविडेंस बेस्ड नॉलेज आती है। रोगी क्या चाहता है? आराम चाहता है। घर वाले क्या चाहते हैं? मेरे मरीज को सबसे ज्यादा और सबसे कम समय में फायदा हो। तो हो क्या रहा है इस समय, एक पूरा फैल गया है। फंगस आया एम्फोटेरेसिन लगाओ, फंगस आया एम्फोटेरेसिन लगाओ, और फिर कह दिया भाई एम्फोटेरेसिन है नहीं, अब क्या करें। अरे ऐसा नहीं है भाई। सबसे पहले जो दीमक की तरह उसने उस अंग को खा लिया है उसकी सर्जरी करा दो। सर्जरी कट जाएगी तो 90% फंगस एक दिन में, 1 घंटे की सर्जरी में वो बाहर हो जाएगा शरीर से जी। और आप 2 हफ्ते तक इंजेक्शन लगाते रहे, वो तो फंगस तो कुछ ना कुछ मात्रा में अंदर ही रहा, सब थोड़ी मार देगा इंजेक्शन, एक ही इंजेक्शन लगने से। तो आपने सर्जरी कट के मान लीजिए 70% एरिया काट करके और निकाल दिया खराब वाला, करेक्ट है, तो उसके साथ 70% फंगस भी तो चला गया। Okay. एकदम आपका लोड 1 घंटे की सर्जरी में एकदम 70% लोड कम हो गया। ये चीज लोगों को समझ नहीं है। मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसा करिए, आप ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल को उल्टा कर दीजिए। मैं तो हमेशा उल्टा, ट्रीटमेंट बाद में, हाँ पहले सर्जिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन लीजिए। सर्जन और फिर तैयार इंजेक्शन है, पे जाइए। सर्जन कहता हम चाकू लेके तैयार हैं, आप लेटो, तो लेट जाइए भाई, मत दिमाग लगाइए। सर्जन को गंदगी हटाने, अरे घर में कूड़ा है, आप कह रहे हो डिओडोरेंट हमने छिड़क दिया। अरे भाई कूड़ा डिओडोरेंट से थोड़ी चला जाएगा, कूड़ा तो डस्टबिन में भर के बाहर ही निकालना पड़ेगा। आप डिओडोरेंट छिड़के जा रहे हो, खुशबू आने लगी कमरे में, हाँ आने लगी। अरे कूड़ा तो वहीं पर आया, खुशबू आने लगी वो तो अलग बात है। परफ्यूम डाल रहे हो, कहीं डिओडोरेंट डाल रहे हो, परफ्यूम डाल रहे हो। मैं किसी दिन व्यक्तिगत आपका अभिनंदन करने वाला हूं। नहीं, इस तरह की अप्रोच चल रही है कि परफ्यूम डाल रहे हो, डिओडोरेंट डाल रहे हो, स्प्रे कर रहे हो, तो इससे काम नहीं चलेगा। बहुत तो पहले सर्जरी करनी चाहिए, उसके बाद अगर इंजेक्शन नहीं मिला है तो मैंने पोसाकोनाजोल की नाम की दवा बताई, वो इस्तेमाल करिए। आपका मरीज 2, 4, 5 दिन के अंदर एकदम फिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त हम सबके लिए निकाला, और आप सबका भी बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों। उम्मीद है कि डॉक्टर कुमार विश्वास के सबक और डॉक्टर सूर्यकांत की बताई हुई सलाह दोनों को आप ज़रूर अमल में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।